अस्सलाम वालेकुम। आज हमें स्टार्ट करना है ग्लाइकोलिसिस, जो कि लिपिन का चैप्टर नंबर 8 है, जिसमें हम इसके मेटाबॉलिज्म और इससे रिलेटेड डिजीज़ और उसकी रेगुलेशन की बात करेंगे। तो ग्लाइकोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम ग्लूकोज को कन्वर्ट करते हैं इनटू पायरोवेट, और ये प्रोसेस हो रहा होता है साइटोसोल में। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी हो सकता है, तब हम इसको कहते हैं एरोबिक ग्लाइकोलिसिस। ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा तो एनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में टोटल 10 स्टेप्स होते हैं। अगर हम इसकी एक छोटी सी की बना लें पहले से ही, तो वो ये है कि जो स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 3 हैं, उनमें हमने एटीपी को यूटिलाइज़ करना होगा, और जो स्टेप नंबर 7 और 10 होंगे उनमें हमने एटीपी की सिंथेसिस करनी होगी। अब अगर हम मेन साइकिल की तरफ आते हैं, तो ये हमारे पास पूरा ग्लाइकोलिसिस का साइकिल है। इसमें अगर हम देखें तो ग्लाइकोलिसिस जो स्टेप नंबर 1 है, उसमें क्या हो रहा है कि ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, हेक्सोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में। हेक्सोकाइनेज का मतलब ये है कि हेक्सो मीन्स 6, काइनेज मीन्स एडिशन ऑफ फॉस्फेट, यानी कि हमने ग्लूकोज की 6 पोजीशन में फॉस्फेट को ऐड करना है। ये जो हमारे पास फर्स्ट स्टेप है, हमने पहले बात कर ली कि फर्स्ट स्टेप में हमने एटीपी को यूटिलाइज़ करना है। यूटिलाइज़ करेंगे तो एटीपी से हमारे पास बन जाएगा एडीपी। फिर हम स्टेप नंबर 2 की तरफ आएँ तो उसमें क्या है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को हमने कन्वर्ट करना है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। यहाँ पे दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, इसलिए एंजाइम यूज़ होगा आइसोमेरेज। थर्ड स्टेप जो है वो हमारे पास रेट लिमिटिंग और रेगुलेटरी स्टेप होता है। उसमें क्या होता है कि फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को हमने कन्वर्ट करना होता है फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में। एंजाइम हम यूज़ करते हैं फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1। अब ये क्योंकि स्टेप नंबर 3 है, तो यहाँ भी हमने एटीपी को यूटिलाइज़ करना है और एक एडीपी बना लिया। तो टोटल हमने ग्लाइकोलिसिस में कितने एटीपीज़ यूज़ कर लिए? 2 कर लिए, स्टेप नंबर 1 में और स्टेप नंबर 3 में। अब जो हमारे पास फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 जो है, इसमें इसके इनहिबिटर्स और एक्टिवेटर्स हैं। एटीपी और सिट्रेट इसकी एक्टिविटी को इनहिबिट करते हैं, और एएनपी और फ्रुक्टोज 2,6 बिस फॉस्फेट इसकी एक्टिविटी को एक्टिवेट कर रहे होते हैं, एनहेंस करते हैं। अब जो फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बन गया है, इसको हमने कन्वर्ट करना होता है 2 में। एक होता है डाईहाइड्रोऑक्सीएसीटोन फॉस्फेट, सेकेंड वन इज़ द ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ये दोनों 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं। डिफरेंस इनमें सिर्फ फंक्शनल ग्रुप का है। जो G3P है, इसमें फंक्शनल ग्रुप होता है एल्डिहाइड, और जो डाईहाइड्रोऑक्सीएसीटोन फॉस्फेट है, इसमें फंक्शनल ग्रुप होता है कीटोन। अब जो हमने ग्लाइकोलिसिस को कंटिन्यू रखना है वो थ्रू द G3P रखना है, नॉट थ्रू द DHAP। क्यों? क्योंकि हमने इसको यूटिलाइज़ करना होता है इन द फैट सिंथेसिस। तो G3P से आगे कैसे हमने कंटिन्यू रखना है कि G3P पे एंजाइम एक्ट करेगा G3P डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन को रिमूव करना है G3P से। तो वो जो हाइड्रोजन रिमूव होगी उसको एक्सेप्ट करेगा, उस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा NAD पॉजिटिव, और बन जाएगा NADH। और यहाँ पे हमने याद रखना है कि हमने 2 मॉलिक्यूल्स यूज़ करने हैं। अब जो सेकंड स्टेप है वो ये है कि अब G3P पे जब डिहाइड्रोजिनेज ने एक्ट किया तो वो कन्वर्ट हो गया 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में। इस पर अब म्यूटेज एंजाइम एक्ट करेगा और बन जाएगा 2,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। अगर आपको याद हो तो हमने 2,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट की बात फर्स्ट ईयर में की थी कि ये RBCs में प्रेजेंट होता है, और उसका काम क्या होता है कि ऑक्सीजन डिलीवरी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 2,3-BPG पे जब फॉस्फेटेज एंजाइम एक्ट करेगा तो उसने फॉस्फेट को रिमूव करना है फ्रॉम द कार्बन नंबर 2। तो पीछे हमारे पास क्या चीज़ रह जाएगी? 3 फॉस्फोग्लाइसरेट रह जाएगा। अब ये हमारे पास जो था, ये 7th स्टेप था जिसमें हमने 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसरेट से 3PG बनाया है। तो 7th स्टेप में हमने क्या बात की थी कि हम एटीपी की सिंथेसिस करेंगे, तो हम वही कर रहे हैं। 2 एडीपी से हमारे पास 2 एटीपीज़ बन रहे हैं। अब एक और बात जो हमने याद रखनी है वो ये है कि ग्लाइकोलिसिस में जो दोनों एटीपीज़ बनती हैं, ये सबस्ट्रेट लेवल एटीपीज़ होते हैं। सबस्ट्रेट लेवल एटीपी का मतलब ये होता है कि जो सबस्ट्रेट है, जैसे अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास सबस्ट्रेट है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। वो सबस्ट्रेट अपना फॉस्फेट ग्रुप देता है एडीपी को, और ये कन्वर्ट हो जाता है एटीपी में। अब देखिए 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसरेट था, नेक्स्ट स्टेप में ये 3 फॉस्फोग्लाइसरेट हो गया, यानी कि इसका जो कार्बन नंबर 1 पे फॉस्फेट था वो रिमूव हो गया। तो वो गेन किसने किया? वो इस एडीपी ने गेन किया और कन्वर्ट हो गया एटीपी में। अब नेक्स्ट जो हमारे पास 3PG बना है, इस पे एंजाइम ऐड करेगा फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज, और 2PG बन जाएगा। और 2PG पे फिर एंजाइम ऐड करेगा इनोलेज, और हमारे पास फॉस्फोइनोल पायरोवेट बन जाएगा। फिर फाइनली फॉस्फोइनोल पायरोवेट पे एंजाइम ऐड करेगा पायरोवेट काइनेज, और हमारे पास पायरोवेट की सिंथेसिस हो जाएगी। अब ये जो 10th स्टेप है, यहाँ भी एडीपी से हम एटीपी बना रहे हैं, और ये सबस्ट्रेट लेवल एटीपी है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे फॉस्फोइनोल पायरोवेट था, तो इस सबस्ट्रेट ने अपना फॉस्फो जो ग्रुप है, फॉस्फेट ग्रुप, वो दिया एडीपी को, और हमारे पास क्या बन गया? एटीपी बन गया।
तो टोटल हमारे पास सिंथेसिस कितनी हुई, 4 ATPs की हमने सिंथेसिस की है। लेकिन नेट सिंथेसिस की अगर हम बात करें तो ये क्या है कि 4 में से जो 2 ATPs हैं उनको हमने यूज़ कर लिया था स्टेप नंबर 1 में और स्टेप नंबर 3 में। तो इसलिए हमारे पास अगर हम नेट गेन की बात करते हैं तो वो हमारे पास 2 ATPs आते हैं इन द ग्लाइकोलिसिस। फिर हमने जो बात करनी है वो ये है कि ग्लाइकोलिसिस में रेगुलेटरी एंजाइम्स कौन से होते हैं। तो जो स्टेप नंबर 1 का एंजाइम है यानी कि हेक्सोकाइनेज, स्टेप नंबर 3 का एंजाइम यानी कि फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1, और जो स्टेप नंबर 10 का एंजाइम है पायरोवेट काइनेज, ये 3 इसके रेगुलेटरी एंजाइम्स हैं। ATP कैसा है, सबस्ट्रेट लेवल ATP है। टोटल स्टेप्स हमारे पास कितने हैं, 10 हैं। एक पॉइंट जो हमने यहाँ पे ऐड करना है स्टेप नंबर 6 में, वो ये है कि NAD पॉजिटिव से हम बना रहे हैं NADH। लेकिन एक बात हमने याद रखनी है कि सेल के अंदर NAD पॉजिटिव की कंसनट्रेशन कम होती है, तो जब ये ख़ुद भी रिड्यूस हो जाएगा NADH के अंदर तो उसकी कंसनट्रेशन मज़ीद कम हो जाएगी। तो इसी कंसनट्रेशन को मेंटेन रखने के लिए ज़रूरी है कि हम NADH को कन्वर्ट करें, ऑक्सीडाइज़ करें अगेन इनटू NAD पॉजिटिव। तो ये जो NADH की ऑक्सीडेशन है ये होती है जब हम पायरोवेट को कन्वर्ट करते हैं लैक्टेट में, और ये हम कार्य होते हैं एनाएरोबिक मेटाबॉलिज्म में। अब अगर हम इस साइकिल को देखें तो इस साइकिल में देखें ये हमारे पास स्टेप नंबर 1 है और ये हमारे पास है स्टेप नंबर 3। तो स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 3 में हमने बात की थी कि हम ATP को कंज्यूम करते हैं, तो यहाँ पे हमने ATP से ADP बना लिया। ये स्टेप नंबर 1 और 3 की बात होगी। फिर अगर हम आए स्टेप नंबर 6 पे, ये स्टेप नंबर 6 है जिसमें हमने NADH की प्रोडक्शन की थी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एंजाइम एक्ट किया था G3P डिहाइड्रोजिनेज, तो उसका हाइड्रोजन किसने एक्सेप्ट किया, NAD पॉजिटिव ने, और क्या बन गया, NADH बन गया। तो यहाँ हमारे पास 2 NADH की प्रोडक्शन हो गई है। उसके बाद ये जो हमारे पास स्टेप नंबर 7 है और फाइनल जो स्टेप नंबर 10 है, यहाँ पे अगर हम देखें तो ATPs की सिंथेसिस हो रही है, 2 ADP से 2 ATPs हमारे पास बन रहे हैं। तो एनाएरोबिक और एरोबिक ग्लाइकोलिसिस की अगर हम टोटल एनर्जी को कंपेयर करें तो उसमें क्या है कि एनाएरोबिक ग्लाइकोलिसिस में भी हमारे पास नेट गेन जो है ATPs की वो 2 होती है। कैसे, टोटल हो गया 4 ATP, 2 ये और 2 ये, जिसमें से 2 को तो हमने फर्स्ट और 3 स्टेप में यूज़ कर लिया, तो पीछे कितने रह जाएंगे, 4 में से अगर हमने 2 यूटिलाइज़ कर लिए तो 2 ATPs रह जाएंगे। नेट गेन एनाएरोबिक और एरोबिक ग्लाइकोलिसिस में ATPs की सेम होती है जो कि 2 है। अगर NADH की तरफ आएँ तो ग्लाइकोलिसिस में हम सिर्फ यहाँ पे आके रुक जाते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ पायरोवेट चाहिए एरोबिक ग्लाइकोलिसिस में। तो वहाँ पे हमने ये बात करनी है कि हम NADH की प्रोडक्शन होती है हमारे पास 2 NADH की। और अगर हम एनाएरोबिक ग्लाइकोलिसिस की बात करें तो उसमें ये होता है कि हमने पायरोवेट से बनाना होता है लैक्टेट। तो वहाँ पे मैंने आपको पहले पिछले साइकिल में बात बता दी थी कि जहाँ पे हम 2 NADH को यूटिलाइज़ करते हैं और दोबारा से ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म को रीजनरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि 2 NADH ही हमने बनाए थे और दोनों के दोनों ही हमने कंज्यूम कर लिए हैं, तो इसलिए हमारे पास NADH की जो टोटल या नेट प्रोडक्शन है वो 0 होगी, क्योंकि जितने बनाए थे उतने ही यूटिलाइज़ हो गए हैं। और ये हमारे पास सिर्फ एनाएरोबिक ग्लाइकोलिसिस में, क्योंकि एरोबिक में तो हमने सिर्फ प्रोडक्शन ही करनी होती है, कंज्यूम करने नहीं होते। तो दैट वाज ऑल अबाउट द मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लाइकोलिसिस एंड ऑल्सो अबाउट द टोटल एनर्जी जो हमें ग्लाइकोलिसिस के एंड पे मिलती है। थैंक यू।